मेरा सभी अतिथियों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन एवं विभागाध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरा राजस्थान, जो श्री गुलाब कोठारी द्वारा लिखित है, का हम वर्चुअल परिचर्चा और लोकार्पण के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आपको सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके स्वागत और परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को, कि वो अतिथियों का स्वागत एवं परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर जोशी जी। नमस्कार। परम माननीय श्री कलराज मिश्र जी, राज्यपाल राजस्थान, माननीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, पूर्व राज्यपाल गोवा, माननीय श्री गुलाब कोठारी जी, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यास के माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, जो देश के प्रखर पत्रकार, विद्वान, चिंतक, मनीषी हैं, प्रोफेसर रमेश गौड़, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे सभी सहभागी मित्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए ये बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम मूलतः हिंदी में लिखी, और वो भी गुलाब कोठारी जी जैसे प्रख्यात लेखक, विद्वान, मनीषी द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। और ये लोकार्पण भी एक ऐसे कार्यक्रम में हो रहा है जहां राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी स्वयं उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि वे संस्कृति के चिंतक हैं, मर्मज्ञ हैं, और सामाजिक जीवन में भी उन्होंने जो दृष्टि, मानवीय दृष्टि अपनाई है, उसके कारण वे सभी जगह सम्माननीय और आदरणीय हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का लोकार्पण करने की सहमति प्रदान की है। हम उनका हृदय से इस आयोजन में स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए गोवा की पूर्व राज्यपाल, देश की विद्वान लेखिका और लोक जीवन के ऊपर बहुत गहरी विचार दृष्टि रखने वाली डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि लोक जीवन पर जितना कुछ उन्होंने रचा है, जितना कुछ उन्होंने लिखा है, और जितने विचारोत्तेजक ढंग से उन्होंने समाज को चेतना प्रदान की है, वो संभवतः अद्वितीय है। आज उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। श्रद्धेय गुलाब कोठारी जी ने पूर्व में भी एक बार कला केंद्र को यह सौभाग्य प्रदान किया था कि हमने उनकी एक पुस्तक, जो कि आभूषणों पर थी, ज्वेलरी, वो हमने प्रकाशित की थी। और उसी वक्त संभवतः गुलाब कोठारी जी ने इस बात की भी भूमिका रख दी थी कि वे बहुत जल्दी ही राजस्थान के लोक जीवन पर जो पुस्तक लिखने जा रहे हैं, वे भी कला केंद्र को सौंपेंगे। हम जानते हैं कि वे देश के शीर्ष पत्रकार हैं, पर सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, ये सोचने वाले, समझने वाले और भारत की संस्कृति की अंतर्दृष्टि रखने वाले पत्रकार हैं। विशेष रूप से प्रोत्साहित करने वाले, मार्गदर्शित करने वाले और हमारी चेतना को हमेशा जागृत रखने वाले ऐसे हमारे मार्गदर्शक, प्रेरक श्रद्धेय राम बहादुर राय जी इस आयोजन में उपस्थित हैं। जब से श्रद्धेय राम बहादुर राय जी ने कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से उन्होंने लगातार इस बात का आग्रह किया कि कला केंद्र के अधिकांश प्रकाशन हिंदी में आए। इससे पहले कला केंद्र के ज्यादातर प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में ही आ रहे थे। इस दृष्टि से विगत 4 वर्षों में कला केंद्र ने इतनी उपलब्धि तो आज प्राप्त कर ही ली है कि हमारे लगभग 40 से 50% प्रकाशन अब हिंदी में आने लगे हैं। ये सब आदरणीय राय साहब की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। आज का ये आयोजन एक ऐसा अद्भुत आयोजन है जहां पर भाषा भी है, भाव भी है और संस्कृति भी है। और जहां भाषा, भाव और संस्कृति तीनों का समन्वय होता है, वो पूरा का पूरा आयोजन अपने आप में एक संस्कार भूमि में बदल जाता है। इस दृष्टि से लोक जीवन की वानगी को देखते हुए आज हम सभी संस्कार भूमि की इस पावन धरा पर अपने विचारों को न सिर्फ उत्तेजना देंगे, प्रोत्साहन देंगे, बल्कि ऐसे विद्वान मनीषियों के विचारों से हम अपने भविष्य को भी कहीं न कहीं आशान्वित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। मैं आप सभी महानुभावों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। कला केंद्र के इस आयोजन को आपने स्वीकृति प्रदान की, अपने व्यस्त समय में से आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हम जानते हैं कोरोना संकट के चलते
हम इस आयोजन को वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। जिस गरिमा के महानुभाव इस आयोजन में उपस्थित हैं, वस्तुतः वर्चुअल माध्यम में पता नहीं उनकी उस गरिमा के अनुकूल इस आयोजन की पूरी व्यवस्था हो पाएगी या नहीं। फिर भी हम क्षमा चाहते हैं। वर्चुअल माध्यम और तकनीकी दृष्टि से जो कुछ भी समस्याएं होती हैं, उसके लिए हम पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है भविष्य के लिए भी, कि ऐसी ही और पुस्तकें छापने का अवसर, चाहे वो मृदुला जी की हो, चाहे गुलाब कोठारी जी की हो, कला केंद्र को प्राप्त हो, और हम देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, देश की लोक भूमि, देश की विचारधारा, देश की समृद्ध, वैभवशाली, गौरवशाली परंपराओं के विषय में और अधिक साहित्य का सृजन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, आपके स्वागत वक्तव्य के लिए। आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय राम बहादुर राय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना आरंभिक वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार सबको, नमस्कार। आज कोरोना के समय में गुलाब कोठारी जी की पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, जब उसका लोकार्पण हो रहा है तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। संभवतः आप सबको ये मालूम हो, लेकिन मैं उसे बताने का एक तरह से लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। गुलाब कोठारी जी ने जो ये पुस्तक बनाई है, ऐसा ही एक बड़ा प्रयास उस समय कर्पूर चंद कुलिस जी ने किया, जब भारत में इमरजेंसी का अंधेरा था, सन्नाटा था। आज कोरोना के समय में जब देश आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो आत्मनिर्भरता दरअसल एक विचार है और वो लोक जीवन से निकलता है, हमारी संस्कृति से निकलता है, हमारे गांव से निकलता है, हमारे रहन सहन से निकलता है। और उसको याद दिलाता हुआ यह संग्रह, जिसमें लेख हैं और ऐसे लेख हैं जो दरअसल हमको राजस्थान से ही परिचित नहीं कराते, बल्कि हमको अपने से परिचित कराते हैं। मैं कुछ का उल्लेख करूंगा, लेकिन बाद में जिस घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वो ये कि इमरजेंसी के दिनों में जब पत्रकारों की कलम रुक गई थी, लोग भयभीत हो गए थे, अखबारों के लोग विद्याचरण शुक्ल के तलवे चाटते थे। उस समय राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक और कर्पूर चंद कुलिस जी ने एक दिन अचानक सोचा कि क्यों ना चले गांव की ओर, और उन्होंने जयपुर से रास्ता लिया, पूरे राजस्थान की यात्रा की, और रोज उस यात्रा का विवरण राजस्थान पत्रिका में छपता था। बाद में वो पुस्तक बनी, मैं देखता ही चला गया। उस उनके लिखे से इमरजेंसी के दिनों में कैसे आप अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हैं, ये रास्ता, ये पगडंडी कर्पूर चंद कुलिस जी ने दिखाई थी। और आज गुलाब कोठारी जी ने कोरोना के समय में कैसे हम अपने लोक जीवन से जुड़े, उसको जाने पहचाने, यह काम इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। इस पुस्तक में एक लेख दिवाली पर है, और दिवाली पर जो लेख है उसके 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपके हाथ में पुस्तक होगी, आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी इसका अर्थ और इसका मर्म जान सकेंगे। इन्होंने लिखा है कि दिवाली स्वास्थ्य और अन्न का त्योहार है। जीवन का असली धन अन्न ही है, और ये बात सही है कि जीवन का जो असली धन है वो अन्न ही है, और अन्न से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पैदा होती है। गुलाब कोठारी जी के लिए ये मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, ये कोई इनकी अकेली पुस्तक नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले 3 अच्छे संग्रह इनकी अक्षर यात्रा के छपे, और वो देखने लायक है, पढ़ने लायक है और समझ। इसी कोरोना के काल में इन्होंने
देश विदेश के उन युवाओं को, उन युवतियों को जो अध्यात्म जानना चाहते हैं, जो गीता और उपनिषद जानना चाहते हैं, उनको इन्होंने जोड़ा और एक अवसर मुझे भी मिला उसमें रहने का। तो मैं इस अवसर पर अपनी बात पूरी करते हुए कहूँगा कि गुलाब कोठारी जी उस परंपरा के वाहक हैं जो कर्पूर चंद पुलिस जी ने शुरुआत की थी, पगडंडी दिखाई थी, उसे इन्होंने राजमार्ग का स्वरूप दिया है और ये हमारे बधाई के पात्र हैं, हमारे लिए अनुकरणीय भी हैं, क्योंकि एक अखबार समूह को संभालना और उसके बीच में ये समय निकाल करके ऐसी सृजनात्मक चीजें करें और करते रहें, यह जो इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और अपने मित्रों से जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं उनसे मैं कहूँगा कि गुलाब कोठारी जी को देखें, उनका अनुकरण करें, तो हम भी कुछ अक्षर यात्रा पर निकल सकेंगे। मैं यही अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। ये सब आप ही के उत्साहवर्धक कार्यक्रमों के अंतर्गत हो रहा है। श्री गुलाब कोठारी जी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, एक प्रसिद्ध लेखक एवं राजस्थान पत्रकार के प्रधान संपादक हैं। श्री कोठारी को वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। वर्ष 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा मैं ही कृष्ण के लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपसे अब अनुरोध करूंगा कि पुस्तक का परिचय हमारे सभी अतिथिगणों को दें। गुलाब कोठारी जी। भूगोल से हम पैदा होते हैं, भूगोल से अन्न पैदा होता है और भूगोल से ही हमारी संस्कृति जन्म लेती है। यही एकमात्र संदेश मेरी इस पुस्तक में पाठकों तक पहुंचना चाहिए, इसमें मेरी सार्थकता होगी। आज तकलीफ यह है मुझे बार बार कि शिक्षा में किसी भी बच्चे को स्थानीय भूगोल पढ़ाया ही नहीं जाता। उसके प्रदेश में कौन से पहाड़, नदियां, खेती, जातियां, गहने, खान पान कुछ नहीं जानते। तो मैं बच्चे को कश्मीर में पढ़ाऊं, कन्याकुमारी में पढ़ाऊं या गुवाहाटी में पढ़ाऊं, उसको समझ में नहीं आता है कि वो किस धरती को बिलोंग करता है। राजस्थान सबसे बड़ा उदाहरण है। पढ़े लिखे लोग तो संस्कृति का मतलब आजकल नाच गान मानते हैं। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना है का मतलब है नाच गान देखना है। क्या मेरी बुद्धि को हो गया? कहाँ ले गए हम इस संस्कृति को? जबकि ये तो हम ईश्वरीय समझिए प्रतिभा का एक तरह का प्रतिबिंब मानते हैं संस्कृति को। प्रकृति से भी जुड़ी हुई चीज है, प्रकृति और समकृति से ही तो संस्कृति बन रही। राजस्थान के लिए अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि अभी आप बहादुर ने अन्न की बात कही। राजस्थान को मोटे रूप से हम भौगोलिक दृष्टि से 3 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मेरा रेगिस्तान है, एक हिस्सा मेवाड़ साइड में जाएंगे या अरावली की पर्वत श्रृंखला में देखेंगे तो पहाड़ी इलाका है, और एक मैदानी इलाका पूर्व का है। रेगिस्तान में बाजरा पैदा होता है, ज्यादातर लोग जाट समुदाय के हैं, और वहां का जो लोक देवता है वो राम को याद रखता है, राम की पूजा करता है। सारे देवी देवता, वहां के त्योहार, कहानियां, लोकगीत राम से जुड़े हुए हैं। वहां पशुधन बिकता है, दूध दही नहीं बिकता। आप ज्वार में आ जाइए, यहाँ गुर्जर रहते हैं, यहाँ दूध दही की नदियां बहने वाला एरिया है, ये कृष्ण की भूमि है। यहाँ पशु नहीं बिकता, दूध दही बिकता है। यहाँ की सारी परंपराएं, रिवाजों को हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भूमि भिन्न है। तीसरी भूमि में तीसरा स्वरूप हमको दिखाई देने वाला है। पर ये तो एक ही प्रदेश में हम 3 तरह के लोगों को देख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं राजस्थान का हूं तो सब जगह एक ही जैसा मेरा बर्ताव हो सकता, नहीं हो सकता। अब शिक्षा ने ये कर दिया कि मेरे सारे चीजों को समेट दिया। आज पढ़ा लिखा आदमी अपनी भूमि से जुड़ने को तैयार नहीं है, वो भागता है विदेश में रहने को, विदेशी खाना खाने को, विदेशी पहनावा पहनने को।
वो अपनी पहचान के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। और तकलीफ क्या है, ये अन्न भी उसी धरती से पैदा हो रहा है जिस धरती से वो पैदा हुआ है। हमारे कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जब मेरा अन्न तो आज विषैला हो गया, मैं कीटनाशक खा रहा हूं, रासायनिक खाद खा रहा हूं, मेरे अपने धरती के अन्न को नहीं खा रहा हूं, तब मेरा मन विषैला क्यों नहीं होगा, मेरी बुद्धि विषैली क्यों नहीं होगी, मैं माटी से कैसे जुड़ सकता हूं? हरगिज नहीं जुड़ सकता। और जब तक मैं इस दृष्टि से पूरे समाज और देशवासियों को शिक्षित नहीं कर लूं, इनको माटी से जोड़ना संभव नहीं है। और विषैले मन में जो इच्छाएं उठेंगी वो भी विषैली होंगी। कभी हम इस बात को नहीं सोच पा रहे कि वही अन्न से मेरा मन बन रहा है, उस मन में उठने वाली इच्छाएं मन के हिसाब से विषैली हो जाएंगी। तब जिंदगी का जुड़ाव, जिंदगी और मौत का भेद ही मिट जाएगा। मैं अधमरी जिंदगी जी रहा हूं, मुझे नहीं पता लग रहा उस बात का। इतना दूर इस भूगोल की जानकारी के अभाव में लोगों ने इसको हमको, अब इस नई पीढ़ी को मुझे जोड़ना। कृष्ण तो यहां तक कह के चले गए कि अगर दूसरे धर्म के अंदर अच्छा आचरण में कर लूं तो भी सही नहीं है, उससे कमजोर अगर मेरा धर्म है तो भी मुझे उसका अनुसरण करना ज्यादा सुखद है, लाभप्रद है और सार्थक यानी सकारात्मक होगा। अब मैं धर्म की कहाँ बात सोच सकता हूँ? मैं अपना अन्न खाने को अपनाने के लिए तैयार नहीं, अपने विचारों के लिए तैयार नहीं। तो अन्न जो धन जिसको हम कह रहे हैं वो खाली शरीर का अन्न नहीं है, मेरे मन का अन्न विषैला, मेरी बुद्धि का अन्न विषैला, मेरी आत्मा का यानी मेरे अध्यात्म के चारों स्तंभों का विषैला अन्न आज हमारे सामने हो गया। और ये तकलीफ इस बात की भी है कि आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी पुस्तकों में उस संस्कृति के प्रभावों को नहीं ढूंढ सकता। उसको लगेगा आहा क्या बढ़िया मुखौटा है इस आदिवासी का। अरे भाई, वो आदिवासी मुखौटा क्या लगा रहा है, उसके पीछे जाने की हिम्मत ही नहीं किसी में। वो ज्ञान तो चाहिए, मर्म चाहिए कि वो मुखौटा वहां क्यों है, दूसरे इलाके के आदिवासी में क्यों नहीं है, शहरी आदमी में क्यों नहीं है। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि हम प्रकृति को क्या हम इस पुस्तक में तलाश सकते हैं, भूगोल के माध्यम से क्या हम उसको श्रेणीबद्ध करके समझ सकते हैं, क्या हम इंसान को इंसान के और प्रकृति के अवदान के रूप में समझ सकते हैं। बस यही मेरा एक मकसद है। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी को इस सोच के अंदर नई प्रेरणा के लिए अगर प्रेरित कर सके तो मेरा ये काम सार्थक होगा। मैं संस्थान का पुनः आभारी हूँ कि मुझे दोबारा एक बार अवसर दिया राय बहादुर जी ने, एक और पुस्तक मेरी आपने समाज के सामने रखी। प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक परिचय के लिए। मेरा अतिथियों से अनुरोध है कि अगर आपके पास पुस्तक है तो हम उसको एक वर्चुअल तौर पर विमोचन करें। अपनी स्क्रीन के सामने अगर आप उसको खड़ा करेंगे पुस्तक के टाइटल की तरफ से, तो ये वर्चुअल विमोचन के लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। विमोचन हमारे मुख्य अतिथि पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। कर रहे जी। धन्यवाद सर, आपके पुस्तक विमोचन के लिए बहुत ही हम अनुग्रहित हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री मृदुला सिन्हा जी को, जो एक सुप्रख्यात लेखिका एवं कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक माननीय राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है तथा अनेक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सक्रिय रही हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा मैडम कि आप अपना आज का वक्तव्य हमें किताब के बारे में प्रस्तुत करें। माननीय राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, आज के
इस उत्सव के उत्सव पुरुष श्री गुलाब कोठारी जी, और यहाँ पे पुस्तक के बारे में जिन्होंने इतना बढ़िया परिचय दिया, स्वयं वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे श्री राम बहादुर राय जी, प्रिय सच्चिदानंद जी। एक तो सारा हिंदुस्तान और विदेशों में रहने वाले लोग भी हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी के लिए सब लोगों को बधाइयां दे रहे हैं। और दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, उस पुस्तक का लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए तो एक बहुत ही शुभ दिन है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ गुलाब कोठारी जी को, जिन्होंने विविध विधाओं में लिखा है, विविध विषयों पे लिखा है, अपने अनुभव को, सारे अनुभव को उन्होंने लेखन में पिरो दिया है। मैं इससे तो थोड़ा बहुत अवगत थी और राजस्थान पत्रिका में उनको पढ़ती भी थी, और एक मन में ऐसा विचार बना कि ये जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिक से जुड़ा हुआ जो पृथ्वी है, लोग है, समाज है, उसमें वो अध्यात्म को जोड़ना चाहते हैं और दोनों का तारतम्य बनाना चाहते हैं अपनी दृष्टि से, अपने अनुभव से, अपने लेखन से। तो मुझे ध्यान में बात थी। लेकिन कल शाम को जब मेरे हाथ में या परसों शाम को यह पुस्तक आई, एक तो अब बहुत भारी भरकम पुस्तक है, बहुत इसका वजन भी है, तो इस दृष्टि से भी वजनदार पुस्तक है। इसे जब मैं उलटने लगी और मैंने अपने सहायक को कहा था कि आप, मैं तो इसे जानती हूँ, गुलाब कोठारी जी के बारे में तो मैं बोल लूंगी, मैं तो पुलिस जी से भी मिली हुई हूँ, कई बार मिली थी, मुझे उनकी भी यादें हैं बहुत, तो मैं बोल लूंगी। फिर मेरे सहायक ने अपने आप इनका जीवन चरित्र निकाल के मेरे हाथ में दिया, और जब मैं पढ़ने लगी तो सच में शाम का समय था, उस समय मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ना छोड़ नहीं सकती, इसलिए कि हम लोग, केवल मैं नहीं, हम सब लोग इतने भ्रम में रहते हैं कि हमने दो चार बार किसी से मिल लिए, उसकी सुन लिए और हम समझते हैं कि हम उसको जान गए। लेकिन कल परसों मुझे इसे पढ़ते हुए ऐसा लगा, अरे मैं कहती थी मैं जानती हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं तो इनको बिल्कुल नहीं जानती। इतना कुछ किया है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, पढ़ाई करता है, एयरफोर्स में है, वहां की बहुत सारे मेडल लेता है, सब तरह से बहुत अनुभव बटोरता है सब जगह का, लेकिन उसको अपनी मिट्टी से कितना प्यार है। अपनी मिट्टी में ही अब तक वह रमा हुआ है व्यक्ति, जो देश दुनिया में यूएनओ में भी जाके उनको पुरस्कार मिला है और उन्होंने भागीदारी की है सब चीज में, उसके बाद भी। और ये सही बात है, जो हम सबको, जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मिट्टी हमें नहीं छोड़ती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हम अपना आंचल छुड़ाकर उससे भागते हैं, जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो इस बात से एक तो मुझे इस बहाने इनके बारे में इतना अधिक जानने का अवसर मिला। वह पुस्तक, वह जो उन्होंने लिखा है, वो मैंने कभी देखी है, मुझे याद है, लेकिन अभी उसका विषय वस्तु बहुत याद नहीं है कि मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण। अब इसको देखते, इसके शीर्षक को देखते हुए, जिस तरह से अपनी सनातन संस्कृति को अपनी लेखनी में संजोते हैं, लोगों को देते हैं, लोक जीवन में भी संस्कृति ढूंढ लेते हैं, ऐसी गुलाबचंद जी, मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण, यही तो सनातन सोच है भारत का। हमारे सनातन सोच में, हमारे वेद में, और हमारे स्त्री और पुरुष की जो कल्पना की गई, जो उसके बारे में, तो स्त्री और पुरुष को शिव का जो रूप है वो एक रूप बना दिया गया, अर्धनारीश्वर का रूप, वही स्त्री है, वही पुरुष है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको विभिन्न तरह से लोगों के पास ले जाने की बात है। तो यह इस तरह से इन्होंने बहुत सारे काम किया है और दिन रात पत्रकारिता के साथ साथ उच्च कोटि के पत्रकार। राजस्थान पत्रिका को प्रारंभिक समय में भी हमने, जब मैं राजस्थान जाया करती थी, मेरा दौरा होता था, तो मैं देखती थी, तो कोई खास ऐसी नहीं थी, आज से 40 वर्ष पहले
उसको धीरे धीरे कहाँ तक और नंबर 1 बना दिया। इसके साथ साथ इनका लेखन और सब जगह अवलोकन, सब देखते रहना, सब चीजों पर विचार करना बहुत सुखद लगा पढ़ने के बाद कि हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच का एक व्यक्ति, जैसे और भी बहुत व्यक्ति ऐसे हमारे पास में हुए हैं, हमारे ही काल में, और बहुत व्यक्ति हैं, उसमें से एक बहुत गणमान्य व्यक्ति, समाज का सेवक, लोक जीवन का सेवक, और साथ ही साथ जो मिट्टी का पुत्र है, राजस्थान की मिट्टी का पुत्र, और राजस्थान भारत से अलग है। जो बिहार की मिट्टी का पुत्र पुत्री होंगे, जो राजस्थान के होंगे, वो भारत के भी अच्छे पुत्र पुत्री। तो ये बहुत ऊंचाई पर ले गए पत्रकारिता को, और अब बहुत ऊंचाई पर लोक संस्कृति को भी ले जा रहे हैं। संस्कृति में इन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो भी मैं बहुत ध्यान से पूरे के पूरे पढ़ गई, और मुझे आश्चर्य लगा कि इनको तो 22 पुरस्कार मिले। 22 के 22 पुरस्कार, कोई ऐसे उसे पुरस्कार नहीं है। हमको कोई जिला स्तर की संस्था भी हमें पुरस्कृत कर देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको पुरस्कृत किया, लेकिन सब उच्च कोटि के पुरस्कार है। और वो पुरस्कार इसलिए नहीं है कि केवल राजस्थान पत्रिका के वो संपादक है इसलिए है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने समाज को से लिया है और समाज को दिया है उसको, तो उस तरह से इन्होंने वहां तक, ऊंचाई तक सब बातों को ले गए हैं लेखन के माध्यम से, और इसलिए बड़े बड़े पुरस्कार भी इनको मिला। और राम मूर्ति अवार्ड वो भी मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है, और इनको अपने लेखन के लिए मिला। इन्होंने जितने सबसे पहले तो मेला से इन्होंने प्रारंभ किया है, और मेला के बाद लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, इन सारी चीजों का, और सबसे अधिक इन्होंने जो वहाँ के कलाएं हैं, हस्तशिल्प है, उसको उभारा है। और हम सब जानते हैं रंगीला राजस्थान आखिर क्यों कहा जाता है। मैं बहुत पहले जब वहां जाया करती थी और संगठन के काम से, और गांव-गांव में घूमने के लिए जब जाती थी, तो मैं देखती थी खेतों में काम करने वाली महिलाएं, वो इतना रंग बिरंगे ही कपड़ा पहन के खेतों में काम करती। खेतों में काम करने के बाद वो पैरों में भी इतने मोटे मोटे कड़े पहनी रहती थी, जो भी उसका जेवर का नाम होता है, जेवर भी पहने, और खेतों में काम कर रही है, फिर से पल्लू नहीं हटता था किसी। तो यहाँ हमारे गांव में उन दिनों कोई रंगीन कपड़ा इतना पहनता नहीं था। जो गरीब लोग खेत में काम करते थे वो सफेद कपड़ा ही पहनते। तो मुझे लगता था कि वो कितना सुंदर लग रहा है खेत में, हरा हरा खेत, उसमें काम करते हुए। ये बहुत पहले की बात है। अब तो राजस्थान गए हुए मुझे गवर्नर साहब का निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगी वहां राजस्थान। फिर मैं एक कह रही थी कि जिस तरह से आपने उसका सारी कलाओं को लपेट लिया, और जितनी भी कलाएं हैं, एक मूर्तिकार भी जो मूर्ति बनाता है, उसकी जो साधना है, वो पूर्ण रूप से जो राम की मूर्ति बनाएगा, कृष्ण की मूर्ति बनाएगा, गणेश बनाएगा, तो उस वक्त वो आध्यात्मिक तौर पर उसमें डूब जाता है, उस व्यक्तित्व में। यदि वह उस व्यक्तित्व में नहीं डूबेगा तो वह मूर्ति नहीं बना सके। हम सब जानते हैं कि संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, ज्यादातर तो जयपुर में और उसके आसपास सब जगह, सभी देश भर में जहां भी मंदिर का निर्माण होता है, संगमरमर की मूर्ति के लिए जयपुर ही कहा जाता है। वहीं से मैं एक जगह गई थी, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं, हम लोग के मित्र हैं, उनके यहाँ मैं उत्तराखंड में गई। वैसे तो सब जगह मूर्तियां बोलती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं जयपुर से लाया हूँ, और जब मैंने मूर्ति को देखा तो बहुत देर तक देखती ही रह गई। न जाने कितनी मूर्तियों में, मंदिरों में मूर्तियां देखी हैं, लेकिन अक्सर तो हम मूर्ति के सामने आंख बंद करके ही बैठते हैं। वहां मूर्तियां देखने से मैं देखती ही रह गई कि ऐसा लगता था जो बिल्कुल हंस रहा है। हर मूर्ति ऐसी होती है, आश्चर्य होता है कि वो कलाकार अपना, तो कोई भी कलाकार जो कला है, चाहे वो बांधनी का प्रिंट है, चाहे वो मेड़ता के खिलौने हैं, चाहे लाख की चूड़ियां हैं, ये सारी चीजें जो वहां मिलती रही हैं, जो 43 उन्होंने इतने प्रकार के कलाओं को दिखाया है फोटो के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कला में तो डूब के ही, कला साहित्य में भी जिस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो उसमें डूब के ही लिखते हैं। और जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है,
वो हमारे कला के ऊपर वो जाने अनजाने, क्योंकि हमारे अंदर सब व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ तो संस्कृति है ही। और मेरा जो विचार है, मेरा जो अनुभव है, वो मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो भारतीय संस्कृति हमारी है, इतनी पुरातन संस्कृति है, वो लोक संस्कृति में अभी भी जीवित है। लोक ने उसको अभी बचा के रखा। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, मैंने सीता पुनी बोली जब उपन्यास लिखा तो एक सदस्य ने मुझसे पूछा, आप सीता की आत्मकथा कैसे लिख सकती हैं? सीता तो आत्मकथा होती। मैंने उनसे कहा, थोड़े से रुक करके, मैं जैसे कि सोच के बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं सीता हूँ। वो मुझे देखने लगे, बहुत देर तक देखते रहे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा इतना विश्वास के साथ, मैं भी मिथिला की बेटी हूँ, तो मैं सीता के बहुत और ये मैं सीता हूँ नहीं, ये सारी महिलाओं में, कई पीढ़ियों की महिलाओं के व्यवहार को इसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं सीता प्रकट हो जाती, उनके व्यवहार में आ जाती। मैं कहा करती हूँ कि सीता और राम को हम लोगों ने बैकुंठ भी नहीं जाने दी। सुबह से लेकर रात तक सीताराम सीताराम सीताराम, उनकी छवि को सिंगारना तो हम तो यही रखे हुए अपने पास कलेजे से लगाकर, उन्हें नहीं जाने दिया। और क्योंकि वो हमको संस्कार देते रहे, वो हमें सिखाते रहे उनके जीवन से, जो किस तरह का पिता से कैसा व्यवहार, माँ से कैसा व्यवहार, एक खेवनहार है उससे कैसा व्यवहार, क्या क्या नहीं सिखाया है। तो इस तरह से हमारे पास हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है। और ये लोक जीवन तक, जो सबसे पिछला आदमी है, सबसे नीचे का आदमी है, आर्थिक दृष्टि से गरीब होते हुए भी उसका हृदय इतना महान है, वो कला जब बनाने चलता है तो उसमें डूब जाता है। और ये भी मैं जानती हूँ कि राजस्थान की साड़ियां, राजस्थान के गहने, राजस्थान के लहंगे, जहाँ कहीं किसी के घर में बेटी की शादी तय, बेटा के साथ चलो राजस्थान, चलो उदयपुर, चलो जयपुर, सब खरीद कर लाएंगे। और सारे हिंदुस्तान में है राजस्थान। मैं आज सोच रही थी, कल से सोच रही थी कि मैं राजस्थान की साड़ी पहन के आज बैठूं, लेकिन थोड़ी वो सिल्क में है इसलिए मैं आज के लिए पहन नहीं सकती थी। तो क्योंकि हम लोग उसको उपयोग भी करते हैं, उसकी उसकी अच्छाइयां जानते हैं। गर्मी के दिन है तो कोटा ही पहनिए, हर चीज का ध्यान देते हुए। और बहुत ही अच्छी तरह से, जैसा कहा, मैं पढ़ते हुए देखते हुए सोच रही थी कि इन दिनों हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल। अब इस पुस्तक में जो लोकल है, कितना लोकल है इन्हीं चीजों को। और सच बात तो ये है, जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, तो वे चीजें अब समाप्त हो रही हैं। उन्हीं प्रिंटों को अब ब्लॉक प्रिंट में और दूसरे प्रिंट में ले आए लोग, मशीन के प्रिंट में ले आए, हाथ को खत्म करके मशीन ले आए। ये कोई नई बात नहीं है, तो सब दिन से आई। तो अब फिर से, और मैं बहुत इस बात के लिए मैंने बहुत प्रयास किया हुआ है, उसको वोकल फॉर लोकल तो मैं नहीं कहती थी, लेकिन किस तरह से हुनर को विकास करना। मैंने कहा जब आया हाथों में हुनर, फुलसा हिया रंगई चुनर। जब किसी के हाथ में हुनर आता है, किसी महिला, गरीब महिला के, तो उस हुनर को कुछ बनाती है, कुछ निर्माण करती है, तो उसका हृदय उलस जाता है, बहुत खुश हो जाती है। मिट्टी का कुछ भी बना दिया, कपड़े का बना दिया, कपड़े की गुड़िया बना दी, सबसे पहले तो हृदय में उल्लास आता है। और रंगई चुनर, मतलब वो भी रंगीन चुनर पहनने लगती है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इसलिए हर हाथ को हुनर मिलना चाहिए, और हर हाथ में हुनर है। और बहुत लोग, मैं तो ये भी कहती आई हूँ, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी, सारे देश का बहुत दौरा किया, राजस्थान में तो बहुत ही गई। तो मैं ये जरूर कहती थी कि जो लोग काम में है, नौकरी पेशे में है, उनको भी कोई ना कोई हुनर हाथ में होना चाहिए, जिससे वो अपने को आनंद प्राप्ति उनको हो। मुझे खुशी लगती है कि ये कोरोना काल में बहुत लोगों ने जो भूल गए थे पेंटिंग करना, उन्होंने फिर से शुरू किया। बहुत लोग जो बुनाई करना भूल गए थे, उसको बुनाई शुरू किया, क्रोशिया का काम शुरू किया, अच्छी अच्छी सारी चीजें बन गई। मैंने अपनी बहू को कहा कि एक तो मेरे लिए भी दुपट्टा बना दो, तो उसने बना दिया, कढ़ाई कर दी उसने। तो आनंद भी आता है और पैसा भी घर में आता है। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं और ले जाएंगे उसको, तो उसमें राजस्थान का भी जो लोग हैं, जो
पत्रकार है, सब जो और भी लोग हैं, इसको और ऊपर उठाएंगे, मुझे ये विश्वास है। ये समय आ गया। एक समय था जब किसी ने एक पुस्तक लिखी थी, पुनः भारतीयता की ओर, तो अब मुझे लगता है कि फिर से इस कोरोना काल में एक हमारे लिए वरदान भी साबित हुआ है कि जिस तरह से योग है, आयुर्वेद है, ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, उस तरह से ये हमारी जो लोक कलाएं हैं, इन लोक कलाओं पर भी विशेष ध्यान जाएगा और हम इसको बाहर भेज सके। अब मिट्टी का, इसका लकड़ी का खिलौना, जब मैंने इसमें तस्वीर देखी, पूरी फिर याद आ गई। इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री ने खिलौने की बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग खिलौना बनाओ। वो खिलौना ही केवल नहीं होगा, यदि गांव के लोगों को आप देते हैं खिलौना बनाने के लिए, तो वह बच्चा होगा, उसके दादी होगी, दादा होगा, उसका उसके बहुत कुछ है जो उसके माध्यम से बच्चा सीखेगा। इतना ही नहीं, जो कलाकार का घर होता है वो 3 पीढ़ियां साथ साथ सीखती हैं। मैंने एक स्लोगन दिया हुआ है, संग चले जब 3 पीढ़ियां चढ़े विकास की सीढ़ी। तो तीनों पीढ़ियां इस बार कोरोना काल में बहुत लोग, बहुत घरों में इस तरह से लोग रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राजस्थान भी केवल लिखा जा सकता था, पुस्तक का नाम केवल और केवल राजस्थान की कलाकृतियां, कुछ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन यह मेरा शब्द जो पहला शब्द है, मेरा और हमारा में भी अंतर है। हमारा कह देने से हो सकता है हम कभी कहीं खो गए, हम नहीं है। मेरा राजस्थान कितना सुंदर, कितना रोमांचकारी ये शब्द लगता है मेरा कहने से। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि इस पुस्तक के द्वारा, ये पुस्तक जो कला केंद्र से, इंदिरा गांधी कला केंद्र से प्रकाशित हुई है, बहुत उच्च संस्था है और इसको राम बहादुर राय जी ने और ऊंचाई तक पहुंचाई। जब मैं चित्र में रंग देख रही थी, सभी चित्रों में जो रंग देखा, वो रंग देख के लगा कि ये तो पूरा का पूरा राजस्थान के सरसों से, राजस्थान के पत्तों से, फूलों से सब उठा उठा के इतनी मेहनत करके सचिदानंद जी ने इसमें डलवा दिया। इतना बढ़िया रंग, और जो वस्तु बना हुआ है उसके अनुकूल रंग। कोई भी व्यक्ति पुस्तक उठाएगा तो उसके हाथ से पुस्तक छूटेगी नहीं, और उसके मन में जो पुस्तक पढ़ते पढ़ते जो यात्रा करता होगा व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वो गुलाब कोठारी जी को बहुत बहुत बधाइयां देंगी। मैंने कल जन्मदिन जब देखा तो मैंने कहा 7 साल मुझसे छोटे हैं, तो उस नाते, बड़ी बहन के नाते भी मुझे बड़ी बहन की तरह मानते भी हैं। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, इनकी लेखनी को हलराती हूँ, दुलराती हूँ, और इनकी लेखनी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे ही बहुत कुछ रचना करें। भारत को, भारत के सपूत के द्वारा बहुत कुछ मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। धन्यवाद मैम, आपके बहुत ही खूबसूरत वक्तव्य के लिए। आपने लोक परंपरा और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया। माननीय राज्यपाल राजस्थान किताब का विमोचन और चर्चा के लिए शामिल हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे गोवा की पूर्व राज्यपाल आदरणीय मृदुला जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, सदस्य सचिव श्री डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक व लेखक श्री गुलाब कोठारी जी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी आज आए हैं। मुझे लगा कि कई वर्ष के बाद आपसे वर्चुअल रूप पर ही क्यों न हो, साक्षात भेंट हो रही है। आदरणीय मृदुला जी हमारा हमेशा मार्गदर्शन करती रही हैं। ये भी यहाँ आज उपस्थित हैं और उन्होंने पुस्तक के बारे में बताते हुए, मैं अगर कहूँ, एक तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मेरा ये भी सौभाग्य है कि आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी
कि पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर ये दूसरी बार मैं भागीदार बन रहा हूं। पहले 3 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी पुस्तक उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा उसका लोकार्पण किया था, और आज मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी आज उसका लोकार्पण हो रहा है। ये बात सत्य है कि दोनों पुस्तकों को देखने के पश्चात और आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी के विभिन्न लेखों को पढ़ने के बाद, राजस्थान पत्रिका में उनके विशेष संपादकीय को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर एक विशेष दिशा देने वाला इनका विचार होता है। और उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा तो ऐसा लगता है कि इसने आध्यात्म का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है कि जिसको ग्रहण करने के पश्चात एक एक शब्द लोगों के मन मस्तिष्क में इस ढंग से व्याप्त होता है कि लगता है मानो ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म को आत्मसात हम कर रहे हैं, तो इससे इनके चिंतन की गहराई का पता लगता है। और चिंतन की गहराई इतनी जबरदस्त है कि जैसे अभी ये अपने पुस्तक के बारे में जो परिचय दे रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छी बात कही। हमने अभी पुस्तक पढ़ा नहीं क्योंकि कल ही आया, मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन जो आपने बताया उससे साफ तौर पर लगा कि जब तक भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, तब तक वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां की परंपरा, वहां से जुड़ी हुई सारी स्थितियों की प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति नहीं हो सकती। और जब भूगोल की जानकारी होती है तो भूगोल के आधार पर सभी चीजें विद्यमान है, और चाहे पर्वत हो, चाहे वन हो, चाहे नदियां हो, चाहे मरुभूमि हो, सब उसके अंतर्गत समाहित होते हैं। और उन्हीं के आधार पर लोक संस्कृति का विकास होता है, और उनके आधार पर जो लोक संस्कृति का विकास होता है तो लोग उसको अनेक तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। उसी के आधार पर उनका मनोरंजन भी होता है, उसी के आधार पर उनकी आजीविका का पालन भी होता है, और उसी के आधार पर अन्य विशिष्टताओं के आधार पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उसी को ध्यान में रख करके उसी के अनुरूप मेलों का आयोजन होता है, और उन मेलों को स्थानीय आधार की विशेषता को प्रकट करने की कोशिश की जाती है। जो मेले का इन्होंने वर्णन किया है, काफी इसकी जो श्रृंखला है, अगर एक चाहे पुष्कर का मेला हो, चाहे चौथ माता का मेला हो, चाहे गोगा जी का हो, चाहे जरघाजी का, ये सब जहां इन मेलों की अपनी अपनी विशेषताएं, और ये विशेषताएं वहां की लोक संस्कृति, वहां के लोक व्यवहार, वहां की लोक परंपरा इसको प्रकट करती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं लोक सांस्कृतिक परंपरा का अगर धरोहर है जिसको संजो कर रखा है, ये राजस्थान ने रखा। इसको उन्होंने पुस्तक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया। और सौभाग्य इस बात का है कि बाकी के प्रदेशों की तुलना में, बाकी के स्थानों की तुलना में राजस्थान इस मामले में अभी समृद्ध है। लोक सांस्कृतिक परंपराओं को सजोकर रखने में राजस्थान इस मामले में समृद्ध है, और इसलिए राजस्थान को उस समृद्धता को भी इन्होंने अच्छी तरह से इस पुस्तक के अंदर वर्णन किया है। एक एक मेला, एक एक कृत्य, एक एक परंपरा इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ा है, इसको दर्शाने का आपने प्रयास किया है। उसमें भी वहां से संबंधित प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन दृष्टि को भी उभारने का प्रयास किया है। और राजस्थान है ऐसा, राजस्थान इस प्रकार का है, कहते हैं कि जैसलमेर में एक कुआं है,
जहां जयसल के रूप में कहा गया था। कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ये वहां करो, वो उस समय का वर्णन है। अब वो चीज वहां से चलकर उस जयसल के आधार पर जैसलमेर का नाम उस दिन से पड़ा। अब वो कई चीजें हैं वहां की, वहां की सभ्यता, वहां की बाकी सारी चीजें बड़ी प्राचीन है। चाहे कुलधरा का क्षेत्र हो, चाहे फौसी पार्क का प्रश्न हो, कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले के कंकाल या मटेरियल उसका भी आज विद्यमान है, कौन विद्यमान है, उसको भी लोग देखने के लिए जाते हैं। अब ये सारी चीजें राजस्थान के अंदर विद्यमान है। इन सारी चीजों को अपने पुस्तक के माध्यम से आदरणीय श्री कोठारी जी ने बड़े ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। अगर एक तरफ मरुभूमि है, दूसरी तरफ नदियां हैं, पर्वत है, और जनजाति का जो इलाका है बांसवाड़ा और वो उधर का इलाका, वो हरियाली से पूर्ण है, वहां देखने लायक है, झील भी है। और इस तरीके से देखकर लगता है कि वहां के जो सारी चीजें हैं, वहां के जो रंगीन जो जनजातियों के द्वारा जो क्रीड़ाएं होती, अद्भुत होती, उसको देखकर लोगों को स्वाभाविक रूप से मन आकृष्ट होता। तो ऐसे अनेक विध जहां जहां भी राजस्थान के भौगोलिक स्थिति के आधार पर जिन जिन प्रकार की लोक सभ्यता, लोक संस्कृतियों का विकास हुआ, उसको चित्रित करने का आपने इसमें बड़ा सफल प्रयास किया। और उसमें एक दृष्टि है, और दृष्टि ये है कि जब तक इन सारी चीजों को सजो कर नहीं रखा जाएगा, तब तक अपने अंदर के स्वाभिमान को, अपने अंदर के आत्माभिमान को हम प्रकट नहीं कर सकते। और वह स्वाभिमान और आत्माभिमान जिसके कारण ही लोग अपने आजीविका का निर्माण भी करते थे, उसकी आज भी बहुत आवश्यकता है। आदरणीय विदुराज जी ने इस बात की तरफ जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आत्मनिर्भर भारत वैसे ही एक चिंतन है, चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए, और चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप लोकल को वोकल बनाकर किया जा सकता है। और इसलिए लोकल माने स्थानीय स्तर पर जो शिल्प कलाएं हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बना करके लोग अपने आजीविका से अपना निर्वहन किया करते थे, वो सारी चीजें, उसका निर्माण, उसके माध्यम से लोगों को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास। और उसमें चाहे खिलौना होगा, चाहे छोटी छोटी शिल्प कलाएं होंगी, चाहे और भी इस प्रकार की रंगोलियां होंगी, सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को प्रचारित करने के लिए, मुखर करने के लिए स्वयं में काफी विश्वसनीय है। और आज उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय श्री कोठारी जी जहां बड़े गंभीर विषयों को लेकर पुस्तक लिखे हैं, और उन पुस्तकों को देखने के बाद उनके गंभीर चिंतन का जहां पता लगता है, वहीं मेरा राजस्थान की जो वानगी के रूप में उन्होंने दिया, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, इस बात को प्रकट करता है कि स्वयं को इन्होंने राजस्थान के अंदर समाहित कर दिया है। पूरा राजस्थान मेरा राजस्थान। मेरा राजस्थान कैसा है, मेरे राजस्थान को कैसा होना चाहिए। मेरे राजस्थान से अलग बाहर गए हैं तो उनको भी यहां बुलाकर मेरे राजस्थान की विशिष्टता को जगह जगह किस तरीके से प्रचारित करने का प्रयास करना चाहिए, यह मुखरता प्रदान करने का भी प्रयास व दिशा देने का इस पुस्तक के माध्यम से प्रयास है। मैं समझता हूं कि यह पुस्तक निश्चित रूप से लोगों के लिए पठनीय होगी, दिशा प्रदान करने वाली होगी, और राजस्थान की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को ठीक से लोग जान सके, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। इतनी बात कहकर मैं कोठारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बड़ा की पुस्तक को लिख करके उन्होंने लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
राम बहादुर जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद। मृदुला जी प्रणाम आपको। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण समय और वक्तव्य के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सभी गणमान्य अतिथियों को आभार प्रदर्शन करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद के क्रम में सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का, जिन्होंने अत्यंत सरल तथा सहज शब्दों में लोक संस्कृति तथा परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया और हमें आदर्श मार्गों को समझाया। धन्यवाद सर आपका, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपका, और आपने बहुमूल्य समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री मृदुला सिन्हा जी का, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत ही हमारी जो लोक परंपरा के बहुत सारे विभिन्न पहलुओं को बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रेज़ेंट किया और बहुत सारी बुनियादी संदर्भों को विवरण किया। धन्यवाद मैडम आपका बहुत-बहुत आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं निस्संदेह आभारी हूँ श्री गुलाब कोठारी जी का, जिन्होंने न कि इस पुस्तक का अ, लेखन किया, साथ में हमेशा हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और आज इसके कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग दिया। हम आपका और आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। हमेशा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और केंद्र के सारे कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में नई आयाम, नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं। हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और लास्ट नॉट बट लीस्ट डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी आईजीएनसीए, हमारे लीडर जो कि जिनकी डायनामिक लीडरशिप में जब से इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कार्यभार संभाला एज ए मेंबर सेक्रेटरी, कार्यक्रमों में हो या एकेडमिक प्रोग्राम्स हो, हर जगह आईजीएनसीए का एक नया रूप लोगों को देखने को मिला है। आईजीएनसीए की विजिबिलिटी बढ़ी है। तो आप सभी अतिथिगण, बाकी सारे टेक्निकल स्टाफ और सभी प्रकाशक, प्रकाशन में काम करने वाली हमारी पब्लिकेशन टीम, डॉक्टर मिस्टर ए.के. सिन्हा और सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल होने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद।